क्या करा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान हैं, यानी दो चालक तार हैं जिनकी पदार्थ समान है, लंबाई समान है, व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, यानी आप दो तार ले रहे हैं और दोनों तार का क्या क्या समान है, लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ, यानी कहीं न कहीं दोनों तारों का प्रतिरोध समान है। दोनों तारों का क्या समान है, प्रतिरोध समान है। क्यों? जैसे देखो, मान लो ये पहला तार है, इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है ना जी, और तार का क्षेत्रफल मान लो A है। एक दूसरा तार है, इस दूसरे तार की लंबाई कितनी है बताओ, L है, समान लंबाई। दूसरे तार का क्षेत्रफल A है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है। अब इन दोनों तारों को किसमें जोड़ा गया, श्रेणी क्रम और एक बार पार्श्व क्रम, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया। दोनों कंडीशन में उत्पन्न ऊष्माओं की क्या हमें करना है, गणना करना है। तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कैसे किया जाएगा, तो देखो ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, H का फार्मूला क्या होता है। पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, पहले आप लिखेंगे, यानी जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तब तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा फार्मूला, R बराबर या R1 प्लस R2, बोलो। तो R बराबर, देखो पहले वाले का प्रतिरोध भी मान लो R है, दूसरे वाले का भी प्रतिरोध क्या है, R ही है, R प्लस R। अच्छा, यहाँ पे दोनों R मैच कर रहा है, इसे R डैश मान लो। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या मान लो, R डैश, क्या मान लो, R डैश। तो ये R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर देखोगे तो क्या होता है फार्मूला, R डबल डैश मान लो। R डबल डैश बराबर क्या होता है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यानी R इंटू R बटे R प्लस R, क्या हो गया, R स्क्वायर बाई 2R। R से R कैंसिल, यानी अब जो प्रतिरोध है वो कितना है, R बाई 2 है। समझ में आ गया। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र यही होता है ना, प्रतिरोधों का गुणा बटे प्रतिरोधों का योग क्या होता है भाई, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 भी करोगे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा जब से 1 बटे R प्लस 1 बटे R करोगे और इसे सॉल्व करोगे, R प्लस R स्क्वायर ना तुल्य प्रतिरोध बोलो, तब से आप R डैश डायरेक्ट निकाल लोगे। क्या आया, R स्क्वायर बाई 2R आया कि नहीं। इससे बढ़िया मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताया हूँ। अगर दो प्रतिरोधों का है तो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 3 का है तो R1 R2 R3 बटे R1 R2 R2 R3 R3 R1, उसी ट्रिक से कर लिए, R बाई 2 आ गया। हाँ, अब ये दोनों कंडीशन में आपसे क्या पूछ रहा है, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, यानी H1 बाई H2। क्या पूछ रहा है, H1 बाई H2 पूछ रहा है। ये बताओ दोनों कंडीशन में क्या समान रहेगा। अब H1 बाई H2 अनुपात निकालना है। R कैसे समान है जी, ये 2R है, ये R बाई 2 है, तो कैसे H1 बाई H2 निकालोगे। पहले H का पूरा फार्मूला लिखो, ठंडे दिमाग से सोचो। H बराबर पहला फार्मूला क्या है, I स्क्वायर R, एक फार्मूला है VIT ना जी, एक है I स्क्वायर RT, एक V स्क्वायर T अपान में R है। अब पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि कौन सा फार्मूला लगेगा अनुपात में। अगर हम ये पकड़ लें कि क्या नियत रहेगा, जो नियत रहेगा वो काम बन जाएगा। अब ये बताओ, जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तब भी बैटरी वही जुड़ेगी और समांतर क्रम में जोड़ोगे तब भी बैटरी वही जुड़ेगी, यानी बैटरी
वही है, यानी विभव समान है, वोल्टेज क्या है, समान है। अब देखो यहाँ आ जाओ, इन दोनों में वोल्टेज समान है ना, तो ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा, H1 बाई बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अगर समान रहेगा तो ये देखो ये नियत और समय भी समान रहेगा, दोनों जितने समय में इतनी धारा बहेगी उतने समय में उसमें भी धारा। तो देखो व्युत्क्रम संबंध है ना, तो R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, देखो H ऊपर है R नीचे है, बताया था ठीक। H1 बाई H2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। अब H1 बाई H2, R2 की वैल्यू कितना है, ये मान लो R डैश है या R डबल डैश, तो R डबल डैश लिखोगे, R2 की जगह क्या लिखोगे, R डबल डैश बटे R डैश। सॉल्व करो, डबल डैश की वैल्यू कितनी है, R बाई 2, और ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, क्या होगा बताओ, R बाई 4R, R बाई 1/4 आ गया, यानी उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 1:1 कितना है 4, समझ आ गया। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा, 1:4 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें 1:4 होगा कि 4:1 होगा, दोनों ऑप्शन दिया हुआ, 1:2, 2:1 कभी नहीं होगा, 1:4 भी है, 4:1 भी है। तो देखना, ध्यान देना, 1 मिनट, ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, पहले श्रेणी क्रम का है फिर पार्श्व क्रम का है। देखो किसका अनुपात, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, यानी श्रेणी क्रम वाला ऊपर रहना चाहिए और पार्श्व क्रम वाला नीचे, जबकि मेरा पार्श्व क्रम वाला कहाँ हो गया है, ऊपर, और श्रेणी क्रम वाला नीचे। तो कोई बात नहीं, या तो यहाँ चेंज कर लो या यहाँ पे लिखो तुम ऐसे, देखो इसे लिखोगे, पहले तो यहाँ क्लियर हो गया, H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1 हो गया। फिर इसे लिखोगे H1, हाँ H1 कौन सा, श्रेणी, और H2 क्या है, यानी समांतर ना जी। तो श्रेणी का प्रतिरोध कितना है, बोलो जल्दी से, क्या है, अरे श्रेणी दोनों में अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो R2 बाई R1, मगर सही तो है जी। जैसे हम यहाँ क्या लेंगे, श्रेणी ले रहे हैं तो R2 मतलब समांतर वाला रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और समांतर लेंगे R1 है तो यानी ये कहाँ रहेगा, नीचे, 1/4 ही आएगा, क्या आएगा 1:4, क्या आएगा रेशियो 1:4 हो जाएगा, समझ में, कर लीजिए। कुछ नहीं, पहले मैं क्या किया हूँ बताओ, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब आप कहेंगे सर जी आप इसका यूज नहीं किए, रो एल अपान में ए, अरे भाई रो एल अपान में रखोगे तो यहीं रखोगे ना, रो एल अपान में, और यहाँ पर भी रो एल अपान में, जब भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट R से ही कर लो, उसमें रो एल अपान में रखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा, अगर मैं R की जगह रो एल अपान में यहाँ रखूँ और यहाँ रखूँ, फिर डिवाइड करूँगा तो वो कट ही जाएगा ना, आया कि नहीं समझ में, कर लीजिए। करिए इसे, आज टेस्ट के नाम पे सब गायब। आज हमारी मोबाइल भी स्विच ऑफ थी, आधे से अधिक लोग फ़ोन लगाए होंगे, मोबाइल स्विच ऑफ मतलब सर स्विच ऑफ। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज नापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का समांतर क्रम में, वोल्टमीटर का, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मैं सर्किट बनाया था जी बताओ, बात न करिए, सर्किट में कैसे बनाया था, जैसे ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मैं क्या जोड़ दिया, पहले अमीटर, यहाँ से पहले स्विच, अब मान लीजिए हमें इसी का क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है इस रेजिस्टेंस का, तो क्या करेंगे, इसी से एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, यानी वोल्ट मीटर का एक पॉइंट इस पॉइंट यहाँ से और यहाँ से ऐसे ऐड कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट ए और बी के बीच का कितना वोल्टेज है वो बता देगा। इसे कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहा
जाता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ का इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ये अमीटर जो जुड़ा है ये श्रेणी क्रम है, क्योंकि जितनी धारा चल रही उतनी इसमें जाएगी। इसमें यहाँ से बढ़ जाएगी ना धारा, बोलो, धारा यहाँ से बढ़ जाएगी ना, तब कैसे ये श्रेणी क्रम है? कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। और किसी भी प्रतिरोध के सिरे की वोल्टता को नापने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। बना लो फिगर। हाँ, इसमें लिख देना किसी भी दो बिंदु में आप लिखेंगे समांतर क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद फिगर बना के क्या करना है? आपको दिखा देना है। कहाँ का वोल्टेज नाप रहे हो? क्या कर रहे हो? गधे हो क्या? यहाँ मैं क्या प्रतिरोधों का संयोजन बता रहा हूँ क्या, कि चार ठो जोड़ के दिखाऊंगा? ये एक प्रतिरोध है, उसके प्रतिरोध के सिरे की वोल्टता को हमें क्या करना है? निकालना है। तो उसके सिरे की वोल्टता को कैसे निकालोगे ये पूछा है। उसके सिरे की वोल्टेज को नापना है, कैसे नापोगे ये पूछ रहा है। ये थोड़ी नहीं करा कि चार ठो जोड़ के तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। किताब तो लाए नहीं हो। अभी करे तो हमें गुस्सा लग रहा है भाई, अब पता नहीं क्यों लग रहा है। अपना समझ लेना, फिर ये मत कहना कि सर क्यों मार दिए हमको। इतना पढ़ाने के बाद बताओ, एक एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते करेजा बाहर आ गया मेरा। अब पूरा का पूरा जब न्यूमेरिकल की बारी आती है तो तुम लोग कहते हो कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। लगाने की बात छोड़िए, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। इससे बढ़िया तो तुम लोगों को कुछ पढ़ाया लिखाया ना जाए। चलो जी, पहला क्वेश्चन जैसे छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, कुछ पढ़ाते नहीं, डायरेक्ट अभ्यास आते हैं, सॉल्व करा कहते हैं याद कर लो। तुम लोग वैसे ही हो। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है। तांबे के तार का व्यास कितना है? 0.5। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें 0.5 mm तांबे के तार का व्यास दिया है। ऐसे देख लो, ये तांबे का तार हो गया। इसके तार का व्यास क्या है? 0.5 mm। व्यास मतलब यहां से लेकर के यहां तक। टोटल जो व्यास दिया है 0.5 mm दिया है। क्या दिया है? 0.5 mm। ये तांबे के तार का व्यास है। इसकी प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया 1.6 × 10⁻⁻8 ओम। रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होगा भाई। हाँ, ओम मीटर है। करा 10 ओम प्रतिरोध के तार बनाने के लिए R बराबर 10 ओम कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? लंबाई तार का क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब समझ में आया किस फार्मूले से लगेगा? किस फार्मूले से लगेगा? R बराबर रो L अपान में A। वहीं देखो बुकराग नहीं चिल्लाने न, जब क्वेश्चन पढ़ाई रात नहीं हवा निकला, वहीं A करत है। R बराबर रो L अपान में A। क्या रखोगे? R की जगह 10, रो की जगह पे 8 है। लंबाई निकालना है। एरिया की जगह क्या रखेंगे? एरिया की जगह क्या रखेंगे? पाई R स्क्वायर, क्योंकि व्यास दिया है, त्रिज्या दिया है ना, व्यास दिया त्रिज्या आ जाएगा। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे? पाई R स्क्वायर। इसका इधर गुणा हो गया 10 पाई R स्क्वायर L हो गया।
10 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 8 हो गया। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, त्रिज्या क्या रखोगे 0.5 mm है। अगर व्यास इसका, यहाँ समझ लो, व्यास इसका 0.5 mm मतलब 10⁻³ मीटर ना जी, मिलीमीटर को मीटर से 10⁻³ से गुणा कर लेते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या r होगी इसकी आधा होगी 0.5/2 इंटू 10 पावर -3 मीटर। तो रेडियस की जगह रखोगे 0.5 इंटू 10 पावर -3/2 का क्या अपान में 1.6 गुणित 10⁻⁻, 2 बार 19 कह चुके, 18 है कि 8 है जी, 1.6 गुणित 10⁻⁸। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मतलब 1/2 ही होता है ना। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे 1/2 अगर रख दें तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 10 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 चलो इतना रख देते हैं, इसकी वैल्यू 3.14 और 10.5 का मतलब हुआ 1/2 और 2 पहले से है तो 1/4 नहीं समझ में आया। 0.5 देखो इसका मैं क्या समझ 0.25, ये 2 से भाग कर रहा है, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ कट जाएगा ना, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। 0.5 को 1/2 लिखोगे, 2 पहले से है तो 1/4 और 10 - 3/4 का होल स्क्वायर जब करोगे तो 10⁻⁶ और 4 का स्क्वायर 16/1.6 गुणित 10⁻⁸। समझ में। अब इसके दशमलव को हटा दें, यदि हम इसके दशमलव को हटाएंगे ये 16 होगा, इससे क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 का इसमें गुणा करो तो 31.4 10⁻⁶ बटे कितना 16 बटे 1.6 और 10⁻⁸। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, नहीं सर हमसे सॉल्व नहीं होगा। दशमलव हटाएंगे 160 हो जाएगा ये, यस सर कहने में तो एकदम महारत हासिल है तुम लोग। दशमलव हटाएंगे तो 160 और ये 16 गुणित 10⁻⁸। ठीक है, 16 दहिया 10 आ गया। अब ये 10⁻⁸ कहाँ जाएगा पता है, रुक जाओ नहीं तभी पूरा उसी में तुम लोग खिचड़ी कर दोगे, उतारने भी नहीं आएगा। ऐसा करें कम से कम उतार तो सको। पहले 16 है, ठीक है, ये 16 इसके साथ अगर लगाएं, जैसे यहाँ देखो ये 10⁻⁸, ध्यान दीजिएगा ये 1.6 गुणित 10⁻⁸ जो है ये पूरा का पूरा इसमें क्या है भाग है, क्या है भाग। तो यानी ये चीज इसके साथ लग जाएगा कि नहीं, बोलो जी, ये समझ में आया। ये जो बटा है ये इसके साथ लग जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, बोलो किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे हो, अगर कैलकुलेशन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं, चलिए अब क्या हो जाएगा 10⁻⁸ ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, बोलो 10 इसमें गुणा करेंगे 31.4 10⁻⁶ और प्लस कितना 8, देखो -8 ऊपर गया +8, अरे 16 का 16 में गुणा 256, एक अंक पे दशमलव लग गया, कितना आया 31.4 10⁻⁻, ये 10⁻2 ना जी, यानी 100 बटे 200। अब इसी को आप सॉल्व करिए। अभी आपका एक आंसर आ, मीटर लंबाई है ना, ये क्या लंबाई निकाल रहे हो ना, ये लंबाई की वैल्यू आ रही है तो लंबाई इतना मीटर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ सिर्फ लंबाई, फिर वो आपको फंसा रहा है, कह रहा कि अगर तार का व्यास हम दुगना कर दें तो नया प्रतिरोध क्या हो
जाएगा। इसे करिए, फिर व्यास दुगना वाला समझाएं कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन बड़ा है, इसका कैलकुलेशन बड़ा है। भाग करके बताओ कितना आएगा शिवानंद। यानी सूर्य भाई यहाँ देखो, यहाँ तक मैं छोड़ा हूँ, दशमलव दशमलव काट दिया, 314 गुणते 100 बटे 256। हाँ तो 122.65 लगभग वो क्या है, साथ ही है। चलो ये 31400/256 डिवाइड करेंगे 122.65 जो आ रहा है, लगभग उसे साथ लिखा जा सकता है। 11 में आप पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ का नियम, तो वहाँ बताया जाएगा कि किसी चीज़ का सन्निकट मान कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो अब यहाँ आगे देखिए, सबसे मेन जो पार्ट है आगे है, यदि तार का व्यास 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना हो। अब ये बताओ, मैं प्रतिरोध का एक फार्मूला इतने दिन से आपको बता रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, R1 बटे बराबर किसके पदों में, L1/L2 A2/A1 L1/L2 R2 बटे R1 का होल स्क्वायर D2 बटे D1 का। आप त्रिज्या या व्यास वाला लिखना, व्यास वाला लिखो, लिखोगे R1 बटे, पहले पूरा फार्मूला लिखो हम लोग, क्या क्या था, R1 बटे बराबर L1 बटे L2 A2/A1 L1/L2, फिर क्या था L1/L2 D2/D1 का। अब क्वेश्चन में कहा ना कि व्यास 2 गुना कर दें, तो चलो यानी अब व्यास वाला क्या लिखोगे, व्यास वाला पैटर्न, R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2। अब क्वेश्चन देखो, दोनों तार की लंबाई समान है, तार की लंबाई दोनों में सेम, भाई बस व्यास का शर्त का, यानी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, लंबाई नियत है, लंबाई नियत लेंगे तो क्या हो जाएगा R1, चूंकि L1 बराबर क्या ले रहे हैं L2, ये कट जाएगा ना, तो R1 बटे R2 बराबर हो गया D2/D1। R1 10 ओम है, R2 निकालना है। अब जो व्यास है वो पहले वाले का कितना है, 2 गुना, तो यानी इस व्यास को लिखेंगे 2D1, क्या लिखेंगे बटे D1, D1 से D1 कैंसिल, ये हो गया 10 बराबर 2R2, 2 पंचे 10, यानी अब जो प्रतिरोध है वो 5 ओम हो जाएगा। जो पहले कितना था, अरे भाई क्या हम कर दिए, पहले प्रतिरोध 122.7 ओम आया है, क्या यही है ना, रेजिस्टेंस ही है ना ये, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये तार की लंबाई था ना, चल यानी अब जो तार का प्रतिरोध होगा कितना हो जाएगा, 5 ओम। यानी अगर आप तार का व्यास 2 गुना कर देंगे, जिस तार का प्रतिरोध 10 ओम था, अब उसी तार का प्रतिरोध कितना ओम हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब ये फार्मूला आप याद करें तो आसानी से हो गया, नहीं तो एकदम हालत खराब हो जाता, रो या लपान में से एक बार फिर करना पड़ता, नहीं समझे, एक बार फिर आपको करना पड़ता, और त्रिज्या की जगह जो 0.5 दिया 2 से गुणा करोगे 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा, फिर लंबा प्रोसेस हो जाता, जबकि इससे आसानी से हो गया। समझ में आया, कर लीजिए। नहीं समझ में आया क्या कुछ, पहले यहाँ पे जो गलत हुआ था उसे ध्यान दो। क्या गलत हुआ था जी, अभी मैं स्क्वायर नहीं लगाया था ना, स्क्वायर नहीं किया था तो 10/2 यानी 5 आ रहा था, और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर भूल गया था लगाया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 10 में 4 से भाग होगा 2.5 आ जाएगा, जबकि आंसर कितना दिया है 1.4, 1.4 गुना बोला है, तो यानी जो पहले है उसका 1/4, तो पहले कितना है 10 है, 10 का 1/4 अभी किया था ना, 10 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको विभिन्न धारा तथा उसके संगत वोल्टता दिया है, VI ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद प्रतिरोध ज्ञात करना है। NCERT का कौन सा क्वेश्चन है 7, NCERT अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले रुक जाओ,
ग्राफ बनाना बताया था। इधर क्या लेते हैं V, इधर क्या लेते हैं I। अब देखो उसमें पहली जो धारा दिया है 0.5, उसके संगत वोल्टता 1.6। क्या दिया है? धारा 1.5 है तो संगत वोल्टता 1.6 है। बाटल कौन दबा रहा है? चलिए, जब धारा 0.5 है तो उसकी वोल्टता कितनी है? 1.6। और जब धारा 1 है तो वोल्टता 3.4। धारा 2 है तो 6.7। 3 है। अच्छा ये बताओ धारा कैसे बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है ना। तो मान लो पहला खाला 0, फिर उसके बाद 0.1 यानी 1, फिर 0.5, 1, 1.5, 2 और कितना धारा दिया जी? धारा 13 एम्पियर तक है, 4 एम्पियर तक है। 2.5 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर और फिर 3.5। अब जो 0.5 मैं ले रहा हूँ अंतर तो वही लेके चलूंगा ना। और फिर क्या कर दिया? 4। चलो 0.5 पर जो वोल्टता दिया है बुक में, देखना 0.5 पर कितनी वोल्टता दिया है बुक में? 1.6 वोल्ट। 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। चलो 1.6 मैं यहाँ ले लिया, यानी 0.5 पर 1.6 ये है, और 1 एम्पियर पे 3.4। आपको पता होना चाहिए VI ग्राफ एक सरल रेखा होता है, मैं बताया था। अब चलो यहाँ मिला लो, ये कितना आया? 1.5, फिर यहाँ से ऐसे मिला लो, एक 1.5, उस पे वोल्टता, फिर 2 दिया है, उस पे वोल्टता, फिर क्या है जी? 3 दे दिया, उस पे वोल्टता दे दिया है, फिर क्या दे दिया है? 4, और फिर क्या दे दिया है? उस पे वोल्टता। ठीक है, 4, 1.5 भी ले लें। कहाँ 1.5 नहीं है? अब चलो बोलो 1 एम्पियर पे कितनी वोल्टता दिया है? 1 एम्पियर पे 1.6 है। तो गर्मी से हम यहाँ गर्मी में हम है, और दिमाग तुम लोग का काम नहीं कर रहा है। 1 एम्पियर पे कितना है? तो यानी देखो 1 एम्पियर वाला जहाँ ये मैच करेगा वो कितना होगा? फिर 1.5 पर एक बात नहीं दिया ही नहीं, चलो छोड़ दो। उसके बाद 2 एम्पियर पे कितना है? 6.7, और 3 पर 10. उसके बाद 4 है ना, 3.5 गायब कर दिया है। चलो हो गया। इस पे कितना दिया? 13.2। ग्राफ तो बन गया। अब इस ग्राफ से कह रहा है कि इसका प्रतिरोध निकालिए। क्या निकालिए? तो ये बताओ, ग्राफ में मैं बोला था कहीं भी त्रिभुज बना लो, उसका ढलान या स्लोप निकाल लोगे, वो प्रतिरोध को प्रदर्शित कर देगा। तो अब चलिए यहाँ से अगर मैं ऐसे मिला लिया, ये बन गया ना स्लोप इसका। किसी भी त्रिभुज में भाई तुम यहाँ से यहाँ ले लो, कहीं भी बना लो। इस त्रिभुज ABC में अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं और tan थीटा निकालूं तो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब AB है, क्या है? AB। आधार क्या है? BC है। AB A 6.7 है और B 3.4 है। तो 6.7 में से 3.4 घटाओगे तो कितना आएगा? 3.3। ये वोल्ट हो गया।
और BC देखो, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, तो 2 में से 1 जाएगा 1 एम्पियर, यानी कुल मिलाकर के जो प्रतिरोध है उसका 3.3 ओम। कितना है? 3.3 ओम है। अब आपके मन में आएगा कि सर यहीं आ रहा, हो सकता है और कोई त्रिभुज ले लें। तुम कोई भी त्रिभुज ले लो, तुम्हारा आंसर 3.3 ही आएगा। आया ना समझ में? चाहे जितना बड़ा छोटा कहीं भी लेकर के ऐसे बना लोगे, ऐसे इतना बड़ा ले लिए, इसमें लंब क्या हो जाएगा? 13.2 में से 6.7 माइनस कर लेना, और आधार 4 में से 2 माइनस कर लोगे, 2 आ जाएगा कि नहीं? फिर सॉल्व करोगे तभी आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 3.3 ओम ही आएगा। ग्राफ का ढलान आप कहीं भी छोटा बड़ा त्रिभुज बना के ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध वही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। समझ में आ गया? इस जगह कर दें? चलो अच्छा, यहाँ देख लो, इस त्रिभुज ए है, इसे m मान लें और इसे n मान लें। देखिए क्या इसमें लगता है? AM n में AM tan थीटा, ऐसे अब यहाँ थीटा मानो, इसे फाई मान लो, क्या निकालोगे? tan फाई। क्या निकालोगे? लंब क्या है? mn। क्या है? और आधार क्या है? an। tan फाई की वैल्यू कितनी है? tan फाई की वैल्यू अब निकालना है। mn देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक है, 13.2 में से 6.7 माइनस होगा कि नहीं? बोलो। और इसमें 4 में से 2 माइनस होगा ना, माइनस करो, कितना आएगा जी? ये 12 हो जाएगा, और 11, 5 दशमलव कितना जी? 4, यही होगा ना? अरे घटा लो, 13.7 में से 6 कैरी से दे दिया, कितना हो गया? और ये 12, 6.5, कितना आया? अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 2×3 6 ना, और फिर ये 0 है, तो फिर देखो 2 दूनी 3.25 आया कि नहीं? जो लगभग 3.3 ओम के क्या है? बराबर आया ना? तो आप कहीं से भी निकालेंगे स्लोप वही आएगा, अलग अलग स्लोप नहीं आएगा। अब समझ में आ गया? चाहे छोटा त्रिभुज बनाइए चाहे बड़ा त्रिभुज, प्रतिरोध वही आएगा BI ग्राफ का। नहीं समझ में आया? बोलो। कर लिए?